हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वाति आप सभी के साथ स्वाति स्टडी पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर वायु के बारे में। चैप्टर का नाम है वायु। वायु क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल चारों तरफ से कंबल की तरह ढका हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है, पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करता है। मतलब क्या है कि हम जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों का एक परत है, जो गैस की जो परत है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, मौसम और सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा देता है। बात हम करें, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है। पृथ्वी में क्या है? जो चादरें हैं वो वायु की घनी चादर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायुमंडल की जरूरत पड़ती है। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वो उनका जीवन संभव नहीं है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। हम जो भी सांस लेते हैं जीने के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? वो वायुमंडल से ही लेते हैं। ठीक। यदि सुरक्षा का ये चादर ना हो तो हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं इतनी तेज़ होती हैं, और अगर ये वायुमंडल ना हो तो हम सूर्य की इस गर्मी से तप जाएंगे, और रात में क्या होगा कि ठंड इतनी होगी कि हम उससे जम जाएंगे। तो कहने का मतलब वायुमंडल हमें क्या करती है? वायुमंडल हमें एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है, हमें एक हमारे बॉडी के उसको तापमान को मेंटेन करती है, जिसे हम कह सकते हैं ये एक कंबल की तरह भी काम करती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन किसे कहते हैं। वायुमंडल का संगठन यानी संरचना। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में कई तरह के गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना होता है। जलवाष्प पाए जाते हैं, इसमें धूल कण रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? वायुमंडल बनाती हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का बड़ा भाग है। जैसा कि आप सर्कल से इस देख को समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो 78% भाग है हमारे वायुमंडल का, वो नाइट्रोजन है। ठीक है। और 21% जो भाग है वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो 0.03% है, और अन्य सभी गैसें जो हैं 0.04%, और ऑर्गन जो है वो 0.93% है। कहने का मतलब है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिकता किस गैस की है? तो नाइट्रोजन की है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की है, जो ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए उपयोगी है, जो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, उपयोगी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गैस ही पाए जाते हैं, बल्कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। ये प्रतिशत तो आपने समझ लिया है। नाइट्रोजन का क्या करता है? नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है, कुछ हम नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। परंतु जो पौधे होते हैं उन्हें अपनी जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्या करना होता है कि मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे वो पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। अभी हमने नाइट्रोजन की बात की, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हर पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हर एक पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन क्या होता है, बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। ये तो बात हमने समझ ली। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे अब एक बॉक्स देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस के बारे में यहाँ पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मौजूद वे गैस होते हैं जो सूर्य की ऊष्मा को सोखकर पृथ्वी के तापमान को गर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि अब उस गैसों में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब शामिल है। ये ग्रीन हाउस करती क्या है, ये गैस हमारी पृथ्वी के ऊपरी आवरण पर एक लेयर सी बन जाती है। जैसे कि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें को ये नहीं रोक पाती हैं। ये क्या करती है, जो सन से हमारी जो लघु तरंगें हैं वो आती हैं तो उन्हें ये तो नहीं रोक पाती है, लेकिन दीर्घ तरंगें जो पृथ्वी से जाती हैं उसे वो रोक देती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी गर्म हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें साफ बताया, धुएं से वायुमंडल स्तर बढ़ता है तथा ऊष्मा द्वारा पृथ्वी तापमान बढ़ता है, जो भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है और जिसके परिणाम समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी ये वायुमंडल की संरचना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।